हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आज की इस ज्योग्राफी की आज की इस भूगोल की क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं पिछले एक महीने से, और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अभी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, और आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि आज की जो पृथ्वी की जो आंतरिक जो इंटीरियर के बारे में जानते हैं, आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं, तो ये हमें जानकारी मिलती कैसे है, ये किस वजह से, क्यों हमें जानकारी मिलती है, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें जानकारी मिलती है। ऐसे कुछ स्रोत हैं जिनकी वजह से जानकारी मिलती है। आज हम उन्हीं स्रोतों के बारे में जानने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह, और तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये जानकारी के जो स्रोत हैं, जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के बारे में जिनसे हमें जानकारी मिलती है, उन जानकारी के स्रोतों के बारे में जानते हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर के बारे में जानते हैं। तो ये जो सोर्स हैं, ये जो स्रोत हैं, ये दो प्रकार के हैं। ये जो स्रोत हैं ये दो प्रकार के हैं। एक तो है डायरेक्ट सोर्स और एक है इनडायरेक्ट सोर्स। एक है प्रत्यक्ष सोर्स और एक है अप्रत्यक्ष सोर्स। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट सोर्स और अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट सोर्स। तो ये इन दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रत्यक्ष सोर्स के बारे में, प्रत्यक्ष सोर्स या प्रत्यक्ष साधन के बारे में, यानी कि डायरेक्ट सोर्स के बारे में। तो प्रत्यक्ष साधन में सबसे पहला है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी है जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। जब कहीं पे भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो वहाँ से क्या है कि पृथ्वी में से बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें, बहुमूल्य धातुएं, गैसें, बहुत सी गैसें बाहर निकलती है। तो जब उन्हीं गैसों का, उन्हीं धातुओं का जो कुछ बाहर निकलता है, जो कुछ पदार्थ बाहर निकलता है, उसके जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं, पता नहीं चलता है, हम केवल अंदाज़ा लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर ये हो सकता है, पृथ्वी अंदर से ऐसी होगी। क्योंकि जो ज्योग्राफी है, जो ये फिजिकल जो ज्योग्राफी है, वो 95% कल्पना पर है। ये कोई सच्चाई नहीं है, ऐसे ही इमेजिनेशन पर आधारित है। तो सबसे पहला जो प्रत्यक्ष जो साधन है, जो जिसकी वजह से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है, तो वो है ज्वालामुखी। और दूसरे जो साधन की बात करें, दूसरे जो साधन की बात करें, दूसरे जो सोर्स की बात करें, तो दूसरा जो सोर्स है वो है खनन। जी हाँ दोस्तों, जब हम पृथ्वी की खुदाई करते हैं, हम खनन करते हैं, हम माइनिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। आपने भी जब देखा होगा कि आप कहीं पे बैठे होगे धरती पे, तो आप खोदते जाते होंगे तो मिट्टी निकलती है अंदर से। हमें भी कभी कभी कुछ मिल ही जाता है। तो जब हम पृथ्वी की जब खोदते हैं, जब खनन करते हैं, खनन प्रक्रियाओं के द्वारा हमें पता चलता है कि पृथ्वी की जो हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या है, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है, उसकी इंटीरियर के बारे में पता चलता है। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हम जब खोदते हैं तो जब हम खोदते हैं तो हमने अपनी आंखों से देखा होगा, तो भी ये ज्योग्राफी इतनी कल्पना पर आधारित क्यों है, इमेजिनेशन पर आधारित क्यों है? तो दोस्तों, इसकी एक जो सच्चाई है वो ये है कि अभी तक हम केवल 12.2 किलोमीटर का ही गड्ढा खोद सके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वो कहानियाँ सुनी है कि हमने यहाँ से गड्ढा खोदा और हम ब्रिटेन में निकल गए, तो ऐसी ये कहानियाँ केवल ही कल्पनाओं पर आधारित है। ऐसी कोई सच में कोई कहानी नहीं है, कोई भी साइंटिफिक कोई कहानी नहीं है। जो ज्योग्राफी में ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो अभी तक हम केवल 12.2 किलोमीटर तक का ही गड्ढा खोद सके हैं पृथ्वी पर। उससे ज़्यादा गड्ढा खोद पाना अभी तक तो फ़िलहाल तो संभव नहीं है। आगे का कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल तो संभव नहीं है। और जो सबसे जो बड़ा जो गड्ढा खोदा गया था वो डीप ओशियन ड्रिलिंग मिशन के अंतर्गत खोदा गया था, जो कि 1968 से 1983 तक चला था। ये डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ये चला था। और
जो डीपेस्ट जो ड्रिलिंग है, जो सबसे जो अधिक जो गहरी जो खुदाई है, सबसे अधिक जो गहरी जो खुदाई है वो है 12.2 किलोमीटर की कोला पेनिसुला। कोला पेनिसुला नामक एक जगह है, वहाँ पर है जो 12.2 किलोमीटर गहरी है ये। और अगर सबसे गहरी खान की बात करें, सबसे गहरी माइन की बात करें, डीपेस्ट माइन यानी सबसे गहरी खान की बात करें, तो वो एक साउथ अफ्रीका में एक खान है जो कि 4 किलोमीटर गहरी है, जो कि 4 किलोमीटर गहरी है। उसका जो नाम है, और जो साउथ अफ्रीका में एक खान है एक जो कि 4 किलोमीटर गहरी है, उसका जो नाम है वो है पोइंग गोल्ड माइन। पोनेंग गोल्ड माइन। तो पोनेंग गोल्ड माइन है जो कि साउथ अफ्रीका में है और 4 किलोमीटर तक गहरी, सबसे गहरी जो खान है वो है। तो अभी हमने जान चुके हैं कि सबसे जो गहरा जो गड्ढा है, सबसे गहरा जो गर्त है वो है कोला पेनिसुला, जो कि मेरियाना गर्त में है, प्रशांत महासागर के आसपास है ये। तो अभी हम इसके बारे में जान चुके हैं। और अब हम आगे देखें तो अब हम जानते हैं जो सबसे बड़ी माइन के बारे में भी हम जान चुके हैं। और अब हम जाने तो भारत में जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ी माइन कौन सी है, सबसे बड़ी खान कौन सी है। तो भारत में जो सबसे बड़ी जो खान है वो है कोलार नामक जगह पर है। वो सबसे बड़ी जो खान है भारत की, वो 3.2 किलोमीटर गहरी है, 3.2 किलोमीटर गहरी है, जो कि कर्नाटक वाले एरिया में है। जो कर्नाटक वाला जो एरिया है वो उसमें है। और दोस्तों ये जो सब कुछ किया गया है वो डीप ओशन मिशन के अंतर्गत किया गया है। जो डीप ओशन मिशन है इसके द्वारा हम पता करते हैं कि जो इस डीप ओशन जो मिशन है इसके अंतर्गत हम पता करते हैं हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इसके अंदर पृथ्वी की खुदाई की जाती है और आंतरिक संरचना के बारे में पता किया जाता है। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन के सामने जो ये आपको दिख रहा है, ये जो पृथ्वी का जो सबसे जो गहरा जो खड्डा है वो है डीपेस्ट होल एवर ड्रिल्ड बाय ह्यूमन ऑन अर्थ इज कोला सुपर डीप बोरहोल विथ डेप्थ ऑफ 12.2 किलोमीटर, ऐसा इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। तो जो सबसे गहरा जो गड्ढा है, सबसे गहरा गड्ढा है ये आपके सामने है, ये आपकी स्क्रीन के सामने। और अगर जो भारत में जो मैंने कहा था कि जो कोलार गोल्ड फील्ड्स, जो कि भारत का जो भारत की जो सबसे गहरी माइन है, सबसे गहरी जो खान है भारत की, तो वो है कोलार गोल्ड फील्ड्स, जो कि कर्नाटक में है। और इसका जो एरिया है, इसकी जो लोकेशन है वो कर्नाटक में है। और अगर आपने KGF मूवी देखी हो, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने KGF मूवी देखी हो तो जहाँ पे वो रॉकी भाई वाला एरिया था ना, तो वही वाला एरिया है कोलार वाला। तो जो रॉकी भाई वाला जो एरिया था, जो आपके अब दिख रहा होगा, तो वो वाला एरिया ही था ये कोलार वाला। तो और अब हम प्रत्यक्ष साधनों के बारे में अच्छे से जान चुके हैं, और अब हम जान लेते हैं अप्रत्यक्ष साधनों के बारे में, जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। तो अब हम इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पता करने वाले हैं। उसमें जो पहला जो आता है वो है तापमान। जी हाँ दोस्तों, टेम्परेचर। जैसे जैसे हम पृथ्वी में अंदर जाते जाते हैं, तो जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो 32 मीटर, जैसे ही हम 32 मीटर अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब हम सतह से 32 मीटर अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। फिर हम 32 डिग्री अंदर जाते हैं, फिर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, फिर हम 32 डिग्री अंदर जाते हैं, फिर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। ऐसे तापमान बढ़ता जाता है। लेकिन क्या ये तापमान बढ़ता ही रहता है? तो ऐसा नहीं है। जैसे ही हम 8 किलोमीटर तक जाते हैं ये तापमान बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही हम 8 किलोमीटर की से आगे वाले एरिया में जाते हैं, 8 किलोमीटर से नीचे जाते हैं, तो वहाँ पर इसके बढ़ने की दर कम हो जाती है। मतलब तापमान कम नहीं होता है, तापमान बढ़ता ही रहता है। तापमान हमेशा बढ़ता ही रहेगा जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे।
तो लेकिन बस जो पहले तो 32 मीटर तक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो रही थी, लेकिन उसके बाद में 8 किलोमीटर के बाद में ये इसकी दर बढ़ जाएगी, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा मीटर चलेंगे तब जाके 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, यानी कि 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि नहीं होगी। तो अभी हम जान चुके हैं कि जो 32 मीटर की जो दूरी है, 32 मीटर की जो दूरी है वहाँ तक चलने पर 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वृद्धि होती है, और फिर यह वृद्धि की जो दर है वो कम होती जाती है। तो अब हम तापमान के बारे में भी जान चुके हैं, और अब हम जान लेते हैं जो अगला जो अप्रत्यक्ष साधन है, इनडायरेक्ट सोर्स है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है, तो वो है घनत्व। तो वो है घनत्व दोस्तों। और घनत्व के बारे में देखें तो मैंने आपको पहले भी आपको पिछले 2-3 वीडियो में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि तो दोस्तों घनत्व भी आंतरिक भाग की ओर जाने पर बढ़ता रहता है। घनत्व भी जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो घनत्व बढ़ता जाता है। ये मैं पिछले कुछ वीडियो से भी आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो घनत्व बढ़ता जाता है। तो अब हम घनत्व की बात करें तो जो कृष्ट, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 3 भाग होते हैं, पृथ्वी की 3 परतें होती है अंदर, कृष्ट, मेंटल और कोर। तो जो ऊपर वाले जो कृष्ट है, कृष्ट पर जो घनत्व होता है वो होता है 5.5 ग्राम। जो कृष्ट पर जो घनत्व होता है वो होता है 2.5 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 प्रति सेंटीमीटर होता है, तो 2.5 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर जो घनत्व होता है वो होता है कृष्ट पर। तो कृष्ट पर 2.5 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। और जो अंदर वाले सबसे जो आंतरिक भाग है, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो घनत्व बढ़ता जाता है, और जो सबसे जो आंतरिक जो भाग है यानी कि क्रोड, और क्रोड पर सबसे अधिक घनत्व होता है, और वो होता है और जो सबसे जो अधिक घनत्व होता है वो होता है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है क्रोड पर। तो क्रोड पर 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है। और अगर हम इसके कारण की बात करें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पृथ्वी के अंदर बहुत ही भारी पदार्थ है, इसलिए यहाँ पर घनत्व अधिक होता है, और जो सतह है वहाँ पर थोड़े कम हल्के पदार्थ है, इसलिए यहाँ पर घनत्व कम होता है। इसलिए कृष्ट पर 2.5 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है, और जो हम पृथ्वी के अंदर कोर की बात करें तो वहाँ पर 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। तो ये घनत्व होता है। और अगर हम एवरेज घनत्व की बात करें तो जो एवरेज जो घनत्व होता है वो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर जो होता है घनत्व, वो होता है एवरेज। तो पृथ्वी का जो एवरेज जो घनत्व है वो आपको याद रखना है कि 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये दूसरा साधन हो गया है, दूसरा अप्रत्यक्ष साधन हो गया है, जिसकी वजह से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है, पृथ्वी की इंटीरियर के बारे में पता चलता है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले जो साधन है, अगला जो सोर्स है उसकी तरफ। और जो अगला जो सोर्स है वो है दाब, यानी कि प्रेशर। और जैसे जैसे हम पृथ्वी में अंदर की तरफ जाते हैं, सतह से हम अंदर की तरफ जाते हैं, दाब बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, दाब बढ़ता जाता है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। और इसका जो सर्वाधिक जो दाब होता है वो होता है जो सबसे आंतरिक भाग है, कोर के अंदर सबसे ज़्यादा दाब होता है। इसका जो कारण है वो है अंदर भारी पदार्थ है, भारी धातुएं हैं, इसलिए अंदर सबसे अधिक दबाव होता है, अंदर सबसे अधिक दाब होता है, अंदर सबसे अधिक प्रेशर होता है। तो भारी धातुओं के कारण अंदर सबसे अधिक प्रेशर होता है। और अब ये आपकी स्क्रीन के सामने है जो लिखा हुआ है वो। और अब आप देख सकते हो कि जो ये गुरुत्वाकर्षण अगला जो साधन है अप्रत्यक्ष साधन, वो है गुरुत्वाकर्षण। और अब हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण है
इसका जो कारण है, गुरुत्वाकर्षण का जो रीजन है वो है कि भूमध्य रेखा की केंद्र से अधिक दूरी। इसका जो कारण है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट इक्वेटर इज बीइंग ग्रेटर देन एट पोल। ये जो गुरुत्वाकर्षण है उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। इससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। तो इसमें भिन्नता कैसे पाई जाती है कि जो आपको पता होगा पृथ्वी हमारी चपटी है, तो इसकी पता कैसे चला कि हमारी पृथ्वी चपटी है, पूरी तरह से गोल नहीं है। तो ये क्या है कि ये क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक, जबकि भूमध्य रेखा पर कम पाया जाता है। जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम पाया जाता है, और जो ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक पाया जाता है। तो इसका जो कारण है वो सीधा सीधा है कि हमारी पृथ्वी कुछ पूरी तरीके से गोल नहीं है, ध्रुवों के पास से थोड़ी सी चपटी है। तो और जो भूमध्य रेखा है वहाँ से थोड़ी सी चौड़ी है, फैली हुई है। तो इसलिए जो पृथ्वी जो अंदर से जो बल लगाती है, जो भूमध्य रेखा पर कम बल लगा पाती है, और क्योंकि ध्रुव उसके नज़दीक है इसलिए वहाँ पर बल ज़्यादा लगा लेती है। ये थोड़ा सी फिजिक्स भी इसमें मिक्स हो रही है, फिजिक्स भी भौतिक विज्ञान में इसमें थोड़ी मिक्स हो रही है। तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बल लगा देती है, इसलिए वहाँ पर ध्रुवों पर अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ पर कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण का कारण पढ़ चुके हैं। अब आप ये जो चित्र है इसमें भी देख सकते हो कि किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। और दोस्तों, ये जो हमें जो जानकारी के जो स्रोत पढ़ने थे वो हम पढ़ चुके हैं। और एक बात जो कि गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है, और वो NCERT में लिखी हुई थी, और वो मुझे अच्छी लगी, और मुझे लगा कि वो मुझे आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने उसको लेकर आया। वो जो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है NCERT में, वो जो लाइन लिखी हुई है वो आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। तो अब आप ये जो इस वाली लाइन में देख सकते हो कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। वो जो लाइन लिखी हुई वो है कि अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति यानी कि ग्रेविटी एनोमली कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। और तो दोस्तों गुरुत्व विसंगति का मतलब ही यही है कि ध्रुवों पर तो जो कम गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसका सीधा मतलब गुरुत्व विसंगति का इसी से है। और गुरुत्व विसंगति हमें भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पटी में चुंबकीय पदार्थों के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियाँ भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब हमें तो जैसे कि इस लाइन में सबसे लास्ट में एक बात लिखी गई है कि जो भूकंपीय जो गतिविधियां हैं वो भी हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के बारे में बताती है। उनकी वजह से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के बारे में पता चलता है। लेकिन दोस्तों, भूकंप के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। तो भूकंप अपने आप में एक टॉपिक है। तो कल हम अगले जो वीडियो है उस वाले वीडियो में हम भूकंप लाएंगे। तो अगले वीडियो में भूकंप आने वाला है। आप तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वाले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आप सबसे ज़रूरी है कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तो दोस्तों,
मिलते हैं अगली वीडियो में भूकंप के साथ, क्योंकि अगली वीडियो में आपको पता है कि भूकंप आने वाला है और भूकंप को हम लाने वाले हैं, आप लाने वाले हो, हम सब लाने वाले हैं। अगले वीडियो में भूकंप को और भूकंप के बारे में जानने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।